गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुक्राचार्य के मंत्री संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि शुक्राचार्य ने मंत्री की आवश्यकता क्यों बताई है तथा कितने सदस्य मंत्री परिषद में होने चाहिए तथा उनकी योग्यताएं और उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है मंत्री की आवश्यकता। शुक्र ने मंत्री को राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित किया है। शुक्र ने राजा के लिए सहायों अर्थात मंत्रियों की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी मनुष्य छोटे से छोटा कार्य भी बिना सहायों अर्थात सहायकों के बड़ी कठिनाई से कर पाता है। ऐसी स्थिति में अति महान कार्य राज्य की व्यवस्था का संचालन बिना सहायकों के कर पाना अति दुष्कर होगा। राजा के लिए युवराज और मंत्री की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए शुक्र ने अपनी पुस्तक में कहा था कि युवराज राजा की बाम भुजा होती है और मंत्रियों का समूह राजा के लिए नेत्र तथा कान होते हैं। युवराज और मंत्रियों के बिना राजा बाहु, आँख और कान से हीन होता है। तो यहाँ शुक्राचार्य ने राजा के लिए बोला है कि जो राजकुमार और मंत्री दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सेकंड है मंत्रियों की संख्या। तो मंत्रियों की संख्या के विषय में शुक्राचार्य ने कहा है कि 8 मंत्रियों का इसमें उल्लेख किया है उन्होंने। सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव, आमात्य, प्राण विभाग और प्रतिनिधि। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों को राजा की 8 प्रकृतियां बतलाया गया है। शुक्र ने कहा है कि पुरोहित को इन 8 से ऊपर बताया है तथा 8 मंत्रियों और पुरोहित के अतिरिक्त एक अन्य पदाधिकारी जिसे दूत कहा गया है। वास्तव में शुक्र ने राजा की 10 प्रकृतियां मानी है, अर्थात 8 मंत्री होते हैं, एक पुरोहित और दूत। तो इस प्रकार मंत्री परिषद में 10 व्यक्ति हो गए हैं। 8 मंत्री होते हैं उसके, एक पुरोहित और एक दूत। कार्य और अकार्य का प्रतिज्ञाता जो है उसे प्रतिनिधि कहा गया है। राजा के समस्त कार्यों का जो दृष्टा होता है उसे प्रधान कहा गया है। जो सेना का ज्ञाता होता है उसे सचिव कहा गया है। जो नीति में कुशल हो उसे मंत्री कहते हैं। जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो उसे पंडित कहते हैं। जो लोक और शास्त्र की नीति का ज्ञाता हो उसे प्राण विभाग कहते हैं। देश काल के ज्ञाता को अमात्य कहते हैं और जो आय व्यय का ज्ञाता हो अर्थात आय व्यय का लेखा जोखा रखता हो उसे सुमंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है मंत्रियों की योग्यता। मंत्रियों की योग्यता के बारे में शुक्र नीति में कहा गया है कि मंत्री परिषद के पदों पर राजा को ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए। ब्राह्मणों के अभाव में क्षत्रिय और क्षत्रियों के न मिलने पर वैश्यों की नियुक्ति की जा सकती है, किंतु शूद्र की उक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। वर्ण की उच्चता का विचार राजनीति में न करके विवाह एवं भोजन के समय करना चाहिए, ऐसा शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति में कहा है। एक अन्य स्थान पर शुक्र ने लिखा है कि जैसे सोने को तपाकर उसकी परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार कर्म, गुण, शील और कुलादि से भृत्यों अर्थात उच्च अधिकारियों की परीक्षा की जानी चाहिए। शुक्र नीति में मंत्री परिषद की सदस्यता के लिए किसी भी व्यक्ति का उत्तम आचरण युक्त होना अनिवार्य है। मंत्री परिषद के सदस्यों को गुणवान, शूरवीर, प्रियवादी, हितोपदेशक, क्लेश सहन करने में तत्पर, धर्मात्मा, पवित्रता, बुद्धिमता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। इसी प्रकार की श्रेष्ठ योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति ही मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में कुमार्गगामी राजा को भी सन्मार्ग पर लाने में सक्षम व सफल हो सकते हैं। जिन मंत्रियों से राजा को भय नहीं होता उनसे राज्य की उन्नति संभव नहीं होती है। अतः मंत्रिपरिषद के सदस्यों के उच्च आचरण की
छाप राजा के हृदय में अंकित होना आवश्यक है। उपयुक्त योग्यताएं अर्थात जो ऊपर योग्यताएं बताई गई हैं वह मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों में होनी चाहिए। सुमंत्र से अपेक्षा की गई है कि वह आय और व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से जानने और संपन्न करने की योग्यता से संपन्न होगा। प्रधान से शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता रखने की अपेक्षा की गई है। सचिव से सैन्य संचालन का भली भांति ज्ञान रखने की अपेक्षा की गई है। आमात्य देश और लेख के विषय को भली भांति जानने वाला होना चाहिए। प्राण विभाग के लिए आवश्यक माना गया है कि उसे लोक व्यवहार एवं शास्त्रों तथा विधि का ज्ञान हो तथा उसकी इनमें आस्था भी हो। प्रतिनिधि से अपेक्षा की गई है कि उसे करने योग्य तथा न करने योग्य कार्यों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। शुक्र नीति में दूत के लिए हृदयगत भावों तथा चेष्टाओं को समझने, षाण्गुण्य नीति का ज्ञान, विभिन्न विषयों में उचित व्यवहार का ज्ञान, वाक् चातुर्य और निर्भीकता आदि गुण आवश्यक माने गए हैं। अर्थात ये सारे गुण दूत में होने चाहिए। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद और मंत्रियों के कर्तव्य तथा दायित्व। राजा के इन मंत्रियों की भूमिका परामर्शदात्री की है और मंत्रियों से ये अपेक्षा की गई है कि वे राजा को निर्भीकता पूर्वक उचित परामर्श दें। उनमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वे राजा को प्रिय और अप्रिय दोनों ही प्रकार का परामर्श दे सकें। शुक्र के अनुसार मंत्रियों के परामर्श पर ही राज्य व कोष में वृद्धि, सेना का समुचित उपयोग तथा प्रजा का कल्याण निर्भर करता है। मंत्रियों को चाहिए कि जैसे भी हो सके वे राजा को बुद्धि और उद्योग से जागरूक रखें। ये मंत्री राजा के सुहृद अर्थात मित्र के समान होते हैं और वे ही गुरु भी होते हैं। राग और मान मद से अंधे हुए तथा शत्रु संकट में पड़े हुए राजा के लिए मंत्री का परामर्श और चेष्टा ही सहारा होता है। मंत्रियों के दायित्व के प्रतिनिधि को राजा के हितकारी व अहितकारी कार्यों तथा कर्तव्यों व अकर्तव्यों को जानना चाहिए। प्रतिनिधि को चाहिए कि वह राजा को सत्कार्य एवं हितकारी कार्य करने की प्रेरणा दे तथा ऐसे कार्य करने से रोके जो राज्य के अहितकर हों। प्रधान के कार्यों को भी शुक्र ने अपनी पुस्तक में बताया है कि प्रधान का दायित्व है कि वह राजकीय कार्यों में उचित और अनुचित के बीच भेद करे। सचिव के दायित्व के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि वह सेना से संबंधित विभिन्न विषयों, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, अस्त्र और शस्त्रधारियों तथा संग्राम के लिए आवश्यक सामग्री के संदर्भ में आवश्यक कार्यों को संपन्न करे। शुक्र ने मंत्री को समस्त राजकीय कार्यों में राजा को उचित परामर्श देने के लिए उत्तरदायी माना है। विभिन्न व्यक्तियों और परिस्थितियों के प्रसंग में साम, दाम, भेद और दंड इनमें से किस नीति को किस सीमा तक अपनाना होगा, मंत्री इस संबंध में राजा को परामर्श दें और अपनाई जाने वाली नीति के परिणाम के विषय में भी चिंतन करें। प्राण विभाग के दायित्व के बारे में कहा है कि प्राण विभाग को सभा में उपस्थित होकर और अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर प्रमाणों, प्रत्यक्ष अनुमान, दृष्टांत और लोक शास्त्र आदि के आधार पर मुकदमों का निर्णय करना चाहिए। पंडित का दायित्व है कि वह प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करे तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों को नियमित करे। सुमंत्र के बारे में भी यहाँ पे कहा है कि राज्य के वित्त मंत्री के समान है उसकी भूमिका और उसका दायित्व है कि वह वर्ष की आय व्यय तथा स्थावर और जंगम संपत्ति का विवरण राजा के सामने रखे। अंत में है शुक्र ने अमात्य को शासन के राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना है। उसे सौंपे गए दायित्वों की लंबी सूची इस प्रकार है कि जैसे राज्यों में नगरों, ग्रामों, वनों की संख्या की जानकारी रखे, कृषि भूमि की मात्रा तथा उत्पादन का लेखा जोखा रखे और बिना जोती हुई भूमि की मात्रा का भी अनुमान लगाए आदि विभिन्न कार्य अमात्य को सौंपे गए हैं। अब है नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल
की कार्यप्रणाली। शुक्र ने मंत्रिपरिषद और राजा द्वारा मंत्रणा के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की विवेचना भी प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक विभाग से संबंधित विचारणीय प्रश्न उस विभाग के अध्यक्ष अर्थात विभाग के मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और विभाग के मंत्री द्वारा उस विषय पर राजा के साथ परामर्श करते हुए निर्णय किया जाना चाहिए। राजा अपनी ओर से किन्हीं भी विषयों पर मंत्रियों से परामर्श मांग सकता था। शुक्र नीति के प्रथम अध्याय में कहा गया है कि राजा मंत्रियों का मत युक्ति सहित पृथक पृथक लिखित रूप में मांगे और फिर उस पर अपनी बुद्धि से विचार करके निर्णय ले। राजा, सामंत, भृत्य, राष्ट्रपाल आदि को काम करने की जो आज्ञा दे उसे शुक्र नीति में आज्ञा पत्र का नाम दिया गया है। राजा ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य और अन्य पूज्य व्यक्तियों को कार्य करने की जो प्रेरणा दे उसे प्रज्ञापन पत्र का नाम दिया गया है। शुक्र ने आगे बताया है कि राजा के आज्ञा पत्र किस प्रकार लिखे जाएं तथा तैयार हो। मंत्री, प्राण विभाग, पंडित और दूत ये आज्ञा पत्र के लेखों को स्पष्ट भाषा में और सुंदर लिखें। लेख अच्छी प्रकार लिखा गया हो आदि प्रतिनिधि उस पर मोहर लगावे। ये पत्र सबको मानना चाहिए, इस प्रकार इसमें बताया गया है। ये थे शुक्राचार्य के मंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में विचार तथा उसके मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली के बारे में विचार थे।